Assalamu alaikum everyone. Today we have lecture number 28 on continuous statements and break statements in for loop C++. So today we're going to study these two topics. First of all, what is continuous statement? The continuous statement is used in the body of the loop. It is used to move the control to the start of the loop body. अब continuous statement में क्या हो रहा है हमारे पास? हम जब इस continuous statement को यूज करेंगे जहां पे वर्ड continue आएगा, continue एक कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि यहाँ से continue, इसका जो मकसद है continue वर्ड लिखने का, उसने फर्स्ट लाइन में कहा कि ये बॉडी ऑफ द लूप में यूज होता है, उसके बगैर नहीं होता। ठीक है, इट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, यानी कि जहां से लूप स्टार्ट होती है वहां पे ये कंट्रोल को वापस ले जाता है। कॉन्टिन्यू का ये मतलब है। लूप कहाँ से स्टार्ट होती है? उसकी इनिशियलाइजेशन से, उसकी कंडीशन से, और साथ ही आइट्रेशन या वो जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जब यूज होगी और कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट पे आएगा, वो जब वर्ड कॉन्टिन्यू पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि वो द कंट्रोल ऑफ द बॉडी को शिफ्ट कर लेगा उसकी फर्स्ट, उसकी इनिशियल, उसके स्टार्ट ऑफ द लूप पे। ठीक हो गया? What this statement is executed, when this statement is executed in the loop body, the remaining statement of current iteration are not executed. For example, मेरे पास एक लूप है और उसकी बॉडी में मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं और दूसरी के बाद मैंने कॉन्टिन्यू लिख लिया है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है और दूसरी के बाद मैंने कॉन्टिन्यू लिख लिया, उसके बाद तीसरी है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, देन कॉन्टिन्यू एंड देन थर्ड स्टेटमेंट। तो अब इसके मुताबिक कि जब वो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पे आएगा तो उससे पहले की 2 तो रन होंगी, लेकिन कॉन्टिन्यू के बाद वाली रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां से कंट्रोल वापस ऊपर चला जाएगा ना, इस वजह से। The remaining statement of the current iteration are not executed, यानी कि थर्ड वाली उसमें एग्जीक्यूट नहीं होगी। The control directly move to the next iteration, यानी कि कंट्रोल उधर वहां से एक इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो उस पे चला जाएगा। It can be written as just ये कंटिन्यू और उसके बाद टर्मिनेटिंग, उसका जो टर्मिनेटिंग साइन है सेमी कॉलन वाला। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज? कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कि हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का बेसिक जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है कि वो कंट्रोल को लूप के स्टार्ट पे दोबारा ले जाता है जहां पे कंटिन्यू का वर्ड आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, this is a basic example in front of you that here the programmer initialized an x variable and then he applied the loop. अब लूप में उसने उसको कंडीशन दी, ये इनिशियलाइज किया उसने 1 के साथ, कंडीशन दी 5 और उसमें इंक्रीमेंट कर दिया कि 1 से लेकर 5 तक जाए। आफ्टर देन ही राइट्स हेलो वर्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद उसने कंटिन्यू वर्ड यूज किया एंड आफ्टर देन द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉलेज इज पावर। तो अब मैं इसको ड्राई रन करके देखता हूं। मैं इसमें यहीं पे ही पॉइंटर भी ऑन कर देता हूं ताकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हो गया रहा यहाँ पर इंट मेन लिख दिया, मेन की बॉडी में आ गए, एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ एक्स के नाम से। आगे फॉर लूप थी, फॉर लूप में उस एक्स को उन्होंने इनिशियलाइज किया, ऊपर डिक्लेयर हुआ, नीचे इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ एंड देन दे गेव द कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 5 एंड आफ्टर देन द थर्ड पार्ट ऑफ द लूप इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो उसने यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट दे दिया कि ये 1 के बाद एक एक का इंक्रीमेंट करता जाए और कहां तक पहुंचे? 5 तक। After then in the body of the loop the first statement is hello world. उसने फर्स्ट स्टेटमेंट यूज की कि प्रिंट करके दो मुझे हेलो वर्ड को। अब आउटपुट में हेलो वर्ड भी पहला प्रिंट हो गया। आफ्टर देन ही यूजेस द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ये कॉन्टिन्यू उसने वर्ड लिख दिया तो प्रोग्रामर जो कंपाइलर है उसको पता है कि कॉन्टिन्यू एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पे ये मुझे मिलेगी प्रोग्राम में, तो मैं पूरे कंट्रोल को ऊपर से वापस ले जाऊंगा और उसको इंक्रीमेंट दे दूंगा। ठीक है, अब चूंकि x1 था यानी कि फर्स्ट बार आइट्रेशन हो रही थी तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद कंटिन्यू था तो कंटिन्यू का हमने क्या मतलब पढ़ा कि ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू जब इसने पढ़ा तो ये इस बॉडी ऑफ द लूप को यहां से ले गया। इसमें मैं पेंसिल भी ऑन कर दूं, ये बॉडी यहां से लेकर गई वापस यहां पे आ गई। ठीक हो गया, ये बॉडी ऑफ द कंट्रोल पूरा कहां पे आ गया? स्टार्ट पे आ गया और उसने एक और इंक्रीमेंट ले लिया। अब दूसरी बार x में कौन सी वैल्यू आ गई? 2 आ गई। क्यों? क्योंकि पिछली के साथ 1 प्लस हुआ। जब 2 आई तो ये फिर यहां से वापस आया,
ये जब फिर यहाँ से वापस आया तो इसने ये वाली स्टेटमेंट फिर रन कर दी हेलो वर्ल्ड की। अब कितनी बार, 2 बार हेलो वर्ल्ड लिखा गया, उसके बाद फिर कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट आ गई और ये यहाँ से वापस फिर गया, उसमें 1+ हो गया। अब यहाँ पे कंपाइलर के पास कौन सी वैल्यू थी, 3 थी। 3 थी तो ये फिर नीचे आया, इसने फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में कौन सी वैल्यू आई, 4 आई, और फिर यही प्रोसेस रिपीट हुआ यहाँ तक के 5 इसकी लास्ट वैल्यू आ गई। और जब ये फिर ऊपर गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे 6 पे क्या चीज हुआ, कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई और इसने क्या कर दिया, प्रोग्राम को यहीं से ही टर्मिनेट कर दिया। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी ये वाली स्टेटमेंट, नॉलेज इज पावर, ये वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई इस प्रोग्राम के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही 6 से उसने देखा कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब फॉर लूप में हमारे पास कंडीशन जीरो फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं ना। तो ये फॉर लूप जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इस फॉर लूप ने यहाँ से टर्मिनेट होकर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो बॉडी ऑफ द लूप में जो ये काउंट नॉलेज इज पावर वाली वर्ड था, ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुई पूरी। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि व्हेन एवर वी यूज द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इन अ लूप, द स्टेटमेंट आफ्टर द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट विल नेवर बी एग्जीक्यूट। क्या मतलब कि जहां पे हम कॉन्टिन्यू को यूज करेंगे तो उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो कभी भी रन नहीं होंगी। ये तो एक बेसिक एग्जांपल थी जिसमें हमने हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट करके देखा, जिसमें नॉलेज इज पावर कभी भी प्रिंट नहीं हुआ। ये आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है ना। अब हम इसकी जाएंगे, फिर हम इसमें जब एग्जाम्पल देखेंगे कंपाइलर पे तो तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये प्रिंट कब होगा या दूसरी इस पे यानी कंडीशन कौन सी लगेगी, वो जब हम एक्चुअल वेरिएबल में वैल्यूज डाल के कोई वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे ना, कोई ऑपरेशन लगाएंगे विदाउट दी स्टेटमेंट्स, तो फिर आपको पता चलेगा। जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को कोई कंडीशन देंगे, ऊपर ये कंडीशन तो मैंने एक्स को दी है ना, यानी कि लूप को मैंने कंडीशन दी आप 5 बार चलाओ, इस यहाँ पे मैंने कंटिन्यू को कोई भी कंडीशन नहीं दी, तो उसमें हम कंटिन्यू को कंडीशन दे के देखेंगे और फिर हम वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। ठीक हो गया। नाउ द ब्रेक स्टेटमेंट, it is used in the body of the loop to exit from the loop. When this statement is executed in the loop body, the remaining iteration of the loop are skipped. The control directly moved outside the body, and the statement that comes after the body is executed. It is written as break. सिंपली इस तरह ये लिखा जाता है, ठीक है। अब ऊपर वो क्या कह रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है मेरे पास। ब्रेक स्टेटमेंट भी बॉडी ऑफ द लूप में यूज होती है, और किस लिए यूज होती है, टू एग्जिट द लूप, टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, यानी कि मेन कंट्रोल को, यानी कि सारा कंट्रोल जो प्रोग्राम का है, कंपाइलर का है, उसको वहां से एग्जिट कर दो, उसको वहां से निकाल दो। ये ब्रेक स्टेटमेंट मेरे ख्याल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसमें स्विच स्टेटमेंट्स में, कि ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे पास पर्पस क्या था उसमें, जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो वहां से हम उसको ब्रेक कर देते थे, यानी कि हमारी जो स्विच स्टेटमेंट थी उसको हम ब्रेक करके उस स्विच स्टेटमेंट में से निकाल देते थे। और सेम यहाँ पे भी इस ब्रेक का यही फंक्शन है कि ये लूप को टर्मिनेट कर देता है और कंट्रोल को बाहर निकाल देता है लूप से, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, वही सेम एग्जांपल है मेरे पास कि एक प्रोग्रामर ने क्या किया, ही डिक्लेयर्स अ वेरिएबल x एंड देन इनिशियलाइज इट विद 1 इन फॉर लूप एंड देन गिव इट अ कंडीशन ऑफ 5 एंड इंक्रीमेंट ऑफ 1। फिर उसने लूप की बॉडी में वही काम किया, एक हेलो वर्ड प्रिंट किया, एक उसके बाद उसने ब्रेक की स्टेटमेंट को लिखा और फिर उसने लिखा नॉलेज इज पावर। तो अब इस केस में मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या होता है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दूंगा, इसको एग्जिट करके इस स्टेटमेंट के बाद मैं एक और सी आउट में स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्या चीज, सी आउट में मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड नॉलेज इज पावर, डन मैं लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि मेरा लूप से बाहर आ गया, जो सिर्फ मुझे ये बताया कि ये लूप से बाहर आ गई है। तो अब मैं देखता हूं कि अब मेरे पास क्या होता है इसमें, कौन सी एग्जांपल को लेके, ये ब्रेक स्टेटमेंट को लेके, ठीक है ना।
अब मैं ड्राई रन करता हूँ इसका। सिमिलरली वही चीज होगी जो ऊपर वाली में हुई। कंपाइलर आया, उसने देखा एक एक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है, और फॉर लूप में जाके उसको इसने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। कंडीशन उसको दे दी कि ये 5 तक जाएगा और हर बार इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, ऐसा ही है। उसके बाद वो फॉर बॉडी की लूप में गया, बॉडी में गया, फॉर लूप की बॉडी में गया, और उसने कहा कि भाई सी आउट करो हेलो वर्ल्ड को। अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो उसके पास हेलो वर्ल्ड थी, उसने सी आउट कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड को। आफ्टर देन उसने जब देखा यहाँ ब्रेक लिखी हुई है, उसने फिर क्या किया, जब प्रोग्राम यहाँ से फर्स्ट वैल्यू पे आया, यहाँ पे इसके साथ मैं लिख देता हूँ, जब x इक्वल्स टू 1 था तो प्रोग्राम यहाँ पे आया, और फिर जब सेकंड स्टेटमेंट ब्रेक से वो आया तो उसने यहाँ से प्रोग्राम को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऊपर जब हम इसको पढ़ रहे थे ब्रेक स्टेटमेंट को, तो क्या लिखा था कि द स्टेटमेंट्स रिटन आफ्टर द ब्रेक विल बी स्किप्ड। ये अगर मैं याद दिलाऊं तो यहां लिखा हुआ है when the statement is the remaining iteration of the loop are skipped, और जो उसके बाद की स्टेटमेंट है and the statements that come after the body is executed, और उसके बाद की जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसमें अब क्या होगा कि जो उसके बाद की जो स्टेटमेंट थी वो सारी एग्जीक्यूट हो गई थी, ठीक है, वो स्किप हो गई थी, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, स्किप्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ब्रेक की क्या फंक्शन हमने पढ़ा ऊपर कि जहां पे ब्रेक वर्ड आएगा तो उसके बाद वो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ भी ब्रेक का वर्ड आया और टू प्लर लूप जो थी वो टर्मिनेट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फॉर लूप रन हुई तो सिर्फ एक बार रन हुई। उसने दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, when this statement is executed in the loop the remaining iteration of the loop are skipped। तो क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ एक बार एक्स 1 पे जब था ना, तो यहाँ पे हेलो वर्ड उसने एक बार प्रिंट कर दिया, उसके बाद लूप टर्मिनेट हो गई, यानी कि जब एक्स 2 3 4 5 तक जाएगा वो जाएगा ही नहीं। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू x इक्वल्स टू 1 और 1 पे आया, उसने एक बार हेलो वर्ड पुट किया और ब्रेक की स्टेटमेंट देखी और निकल गया, यहाँ से लूप की बॉडी से निकल गया, यानी कि बाकी के 4 बार उसने उसको प्रिंट ही नहीं करवाया, ठीक है। और ना ही ये स्टेटमेंट आफ्टर द ब्रेक स्टेटमेंट रिटर्न, ये भी एग्जीक्यूट हमारे पास नहीं हुई, ये भी यहाँ से स्किप हो गई, उसने इसको भी एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इस प्रोग्राम में जब ये बाहर निकला तो यहाँ से ये डन का इसने फिर आउटपुट कर दिया। तो इस प्रोग्राम के रिजल्ट में मेरे पास सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, एक बार हेलो वर्ड प्रिंट हुआ और उसके बाद मेरे पास डन का वर्ड जो है ये प्रिंट हुआ टोटली। तो ब्रेक स्टेटमेंट ऐसी यूज होती है, ठीक है, इसका फंक्शन। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ब्रेक स्टेटमेंट फिर आखिर हम यूज ही क्यों करते हैं, और फिर फॉर लूप में ही क्यों यूज करते हैं अगर हम इसको एक बार ही सिर्फ प्रिंट करवाना है। ये एक बेसिक एग्जांपल है। एक तो ब्रेक की जो एग्जांपल थी जो हम स्विच में पढ़ चुके थे, वहां पे हमारे पास लाजमी थी कि अगर स्विच स्टेटमेंट में लगा रहा हूं तो मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट लगानी लाजमी है। क्यों? क्योंकि जब एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती थी तो उसकी बाकी की नीचे जो जितनी भी स्टेटमेंट होती थी वो भी रन होनी शुरू हो जाती थी। तो टाइम को बचाने के लिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि उसमें हमारे पास टाइम की बचत हो। और यहाँ पे फॉर लूप में हमारे पास इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसको हम क्यों, क्योंकि मेरे पास x इक्वल टू 1 पे ही उसने एक बार शिफ्ट किया, यानी मेरे पास लूप का फिर कोई काम ही नहीं हुआ, यानी कि लूप ने रन ही नहीं हुआ क्योंकि एक बार सिर्फ लूप हुई। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये फॉर लूप फिर हमने क्यों लिखी अगर मैंने स्टेटमेंट को एक ही बार एग्जीक्यूट करवाना था। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ब्रेक की स्टेटमेंट को अगर ओपनली मैं यूज करूं तो वो यूं यूज होगी, चाहे वो ऊपर वाली कॉन्टिन्यू की स्टेटमेंट हो चाहे वो यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट हो। कॉन्टिन्यू वाली स्टेटमेंट में वो हमें वैसा रिजल्ट देगी और ब्रेक वाली स्टेटमेंट में ऐसा रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि इसको मैंने डायरेक्टली फॉर की लूप में लिखा है। इसने ब्रेक की काम ही है कि ये फॉर उस लूप को बॉडी को टर्मिनेट कर दे, वहां से निकल आए। इसको जब मैं कंडीशन दूंगा ना ब्रेक की स्टेटमेंट को, कि इसको जब मैं कंडीशन दूंगा अगर ये हो तो तुम यहां से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, तो तब ये मेरे पास करामत होगी, तब इसका फंक्शन फॉर लूप में मुझे नजर आएगा। तो वो हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स में, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द
कंपाइलर। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन इसके कौन कौन से हैं। आज के 3 क्वेश्चंस। The first question is write a program that inputs a number from the user using for loop. It display the number if it is greater than 0, otherwise it inputs the next number using continue statement. अब फर्स्ट एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर, यानी कि वो यूजर से एंटर करवाए किस चीज में, फॉर लूप में। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग पिछले जितनी भी क्लासेस हुई हैं फॉर लूप की उसमें करके आ चुके हो कि मैंने यूजर से फॉर लूप में इनपुट कैसे लेना है या देना है, ठीक है। इट डिस्प्ले द नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन 0, वो नंबर डिस्प्ले करे। अब मैंने नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं ना, वो नंबर डिस्प्ले करे जो नंबर यूजर एंटर करे इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 कोई नंबर पुट करता है। फॉर एग्जांपल वो 2 पुट करता है फर्स्ट में, 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है, ठीक है ना। यानी कि वो जितनी भी नंबर को पुट करे 5 तक, हम मैक्सिमम 5 तक जाते हैं। इसको मैं कह देता हूं कि मैक्सिमम 5 तक हम इसकी लूप लगाएंगे, ठीक है। इट इनपुट्स द नेक्स्ट नंबर यूजिंग कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। और अगर अदरवाइज इट नंबर, यानी कि अगर वो ग्रेटर देन 0 पुट करता है, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर्स को पुट करता है यूजर, तो ठीक है उसको डिस्प्ले कर दो। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं करता, यानी कि वो अगर 0 कर देता है या अगर वो कोई और स्टेटमेंट इंटर कर देता है, तो क्या करो, आइट्रेशन को बढ़ा दो, यानी कि नेक्स्ट पे ले जाओ, यानी कि उससे दोबारा क्वेश्चन मांगो, यानी कि उससे दोबारा कहो कि तुम यार ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जो 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम हम देख लेते हैं कंपाइलर में, उसके बाद मूव सेकंड देख लेंगे और थर्ड देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहां से मैं कॉपी कर देता हूं और कंपाइलर पे चले जाते हैं। और ये आ गया वो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं कमेंट में कर देता हूं यूजिंग फॉर लूप ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। अब मैं आता हूं, मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं हैश इंक्लूड के साथ। हैश इंक्लूड IO stream using name space std, ठीक हो गया। एंड मेन की बॉडी में हम एंटर हो जाते हैं यहां से। और अब प्रोग्राम को देखते हैं, उसने क्या कहा, एक ऐसे प्रोग्राम बनाओ जिसमें यूजर से इनपुट करवाओ फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूं n के नाम से, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे, लूप लगाएंगे, इस पे लूप लगाएंगे, और जो यूजर से इनपुट करवाएंगे वो नम के नाम से मैं कर देता हूं। या अगर इसको हम लूप में इनिशियलाइज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं जाता हूँ नंबर के नाम से, या बल्कि यूजर लिख देता हूँ, ज्यादा इजी रह जाएगा, ठीक है। समझ जाए, जल्दी आ जाएगी, यूजर के नाम से, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लूप लगाता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर लूप लगानी है ना, फॉर। और उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि एक और इंटीजर इनिशियलाइज कर लेता हूँ आई के नाम से, जिसमें हमें मैंने क्या करना है, उसकी 3 फॉर लूप की 3 कंडीशंस को पूरी करना है, यानी कि उसको पहले इनिशियलाइज करना है। वो मैं कर देता हूँ, इसको 1 से कर देता हूँ। फिर मैंने उसको क्या करना है, उसको मैंने वैल्यू देनी है, कंडीशन देनी है, यानी कि ये 5 तक जाएगा। उसके बाद मैंने उसमें आइट्रेशन ऐड कर देनी है, यानी कि एक एक की आइट्रेशन। आफ्टर देन वी विल मूव टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, जिसमें मैंने फर्स्ट जो यूजर से इनपुट करवाऊंगा, तो मैंने सी आउट लिख दिया और मैंने लिखा एंटर द वैल्यू, वैल्यू से एंटर करवा दी और सी इन करवा दिया, ताकि वो वैल्यू को एंटर करे किस चीज में, ये यूजर जो मैंने वैल्यू पुट की है, इसको मैं और स्पेसिफाई कर देता हूं कि यूजर वैल्यू, VAL लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि यूजर से मैं उसको एंटर करवा रहा हूं, यूजर वैल्यू। अब ये जब ये प्रोग्राम चलेगा तो 5 बार वो यूजर इससे इनपुट मांगेगा, ठीक हो गया। अब मैंने यूज क्या करना है, मैंने यहाँ पे फिर स्टेटमेंट यूज करनी है, कौन सी, कॉन्टिन्यू की।
कंटिन्यू की स्टेटमेंट आ गई। अब ये हाईलाइट हो गया ना, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक कीवर्ड था मेरे पास, ठीक है, कंटिन्यू का कीवर्ड था। लेकिन अगर मैं अपनी ऊपर ये क्वेश्चन पे जाऊं कि इट डिस्प्ले द नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर मेरे पास ये ग्रेटर देन जीरो है तो वो नंबर डिस्प्ले करो, ठीक है। और अगर वो लेस देन जीरो है, अदरवाइज लिखा है ना, अदरवाइज का क्या मतलब हुआ, अगर वो लेस देन जीरो है तो फिर क्या करो, इसको कहो कि ये दोबारा इनपुट करे, इसको कहो कि ये दोबारा इनपुट करे। अगर इसको मैं यूं ही रन कर देता हूं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था, इसकी मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, सी आउट, और मैं लिख देता हूं यू एंटर्ड, यू एंटर्ड लिख देता हूं, और यहां से मैं इसको यूजर वैल्यू दे देता हूं, यानी कि यूजर की वैल्यू। और मैं इसको पहले रन करता हूँ इस तरह, जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ यही चीज हम ऑलरेडी अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, ऊपर हेलो वर्ड लिखा हुआ था और नीचे नॉलेज इज पावर लिखा हुआ था। उसमें हमारे पास क्या चीज हो रही थी, ऊपर वाली सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, लेकिन ये नीचे वाली जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वाली थी वो रन नहीं हो रही थी ना। तो यहाँ भी सेम, नीचे कंटिन्यू के बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कैसे, ये अब पता चलेगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं और इसको सेव करते हैं, किस नाम से, कंटिन्यू के नाम से हो गया। और फर्स्ट वैल्यू उसने मुझसे मांगी, मैंने उसको 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 5 वैल्यू में दे चुका हूं इसको। और उसके बाद जब मैंने क्लिक किया तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। और कौन सी चीज, ये जो स्टेटमेंट थी कि यू इंटर्ड, सी आउट में यू इंटर्ड द यूजर वैल्यू जो भी थी हमारी, उसने वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं की। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगने के बाद वो वापस ऊपर चलता गया, चलता गया, चलता गया, और ये वाली वैल्यू कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। और जब वो उसकी कंडीशन 5 से ऊपर 6 पे आ गई तो उसने प्रोग्राम को, उसने फॉर लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो इस वजह से मेरे पास यू इंटर्ड द वैल्यू वाला तो आया फर्स्ट जो हमने लिखा था, लेकिन यू इंटर्ड कौन सी वैल्यू वो आया ही नहीं, ठीक है। तो अब उसके लिए उसने ऊपर कंडीशन दी थी क्या, कि अदरवाइज इट, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो मैं तो क्या करो, उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, अदरवाइज इट इनपुट्स द नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट में आ गई, अदरवाइज वाली स्टेटमेंट में, यानी कि अगर मेरे पास लेस देन जीरो आ जाए कोई वैल्यू, लेस देन जीरो अगर कोई वैल्यू आ जाती है या जीरो ही आ जाती है, तो क्या चीज कर दो, कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगा दो, उसको वापस ऊपर भेज दो, ठीक है। यहां पे मैं लगा देता हूं इफ, क्या चीज, इफ ये जो यूजर वैल्यू है, जो यूजर एंटर करेगा, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, अगर ये मेरे पास जीरो आ जाती है, जो मैं ऊपर वैल्यू एंटर करवाऊंगा यूजर से, ये अगर जीरो आ जाए या जीरो से लेस आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, तो क्या करो, इसको वापस भेज दो। इसकी मैं यहीं पे ही, ताकि हमारा क्लियरली कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना। अदरवाइज वाली जो स्टेटमेंट थी उसकी, कि अदरवाइज इट इनपुट नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी कि अगली बार वो दोबारा यूजर से वैल्यू मांगे, तो उसके लिए मैं कंटिन्यू वैल्यू लगा दी। अब उसका क्या हुआ, इफ द वैल्यू एंटर बाय यूजर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, देन कंटिन्यू द स्टेटमेंट, यानी कि कौन सी वैल्यू को कंटिन्यू करो, उसकी आइट्रेशन वाली वैल्यू को कंटिन्यू कर दो। अब मैं इसको रन करके इसका रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। उसने मुझसे फर्स्ट वैल्यू मांगी, मैंने उसको 3 दी। उसने क्या लिखा, यू एंटर्ड 3, इसको हम जरा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं वहीं से ही, ताकि ये यू एंटर्ड द वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आ जाए। एंड एल आ गया, एंटर द वैल्यू, मैं इसमें 3 पुट कर देता हूं। उसने कहा यू एंटर द वैल्यू, मतलब अब ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास रन हो रही है, यू एंटर्ड वाली। क्यों,
क्योंकि अभी तक कंडीशन चली नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 3 थी ना। जब 3 यहाँ पे आया उसने देखा इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, 3 ना इक्वल है 0 के और ना 0 से छोटा है। अगर ये -3 होता तो फिर ये उसको ऊपर ले जाता। तो उसने क्या किया, ये वाला स्टेटमेंट, ये ब्लॉक रन ही नहीं किया और उसने क्या कहा कि यू एंटर्ड क्या वैल्यू 3, जो 3 वैल्यू थी वो एंटर की। मैं 5 पुट किया, फिर उसने वैसा रिजल्ट दिया। अब मैं इसको 0 पुट करता हूं। 0 पुट किया तो क्या हुआ, जब 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उसने लगा दी और वो फिर चला गया लूप के ऊपर, यानी कि दोबारा उसने उसको एक और काउंट दे दिया। अब दोबारा मुझसे मांग रहा है वैल्यू, मैं इसको 6 देता हूं। उसने कहा यू एंटर 6, यानी कि ये वाली इफ वाला ब्लॉक फिर नहीं चला, ठीक है ना, कंडीशन क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो गई। मैं इसको माइनस में वैल्यू देता हूँ, माइनस में इसको दे देता हूँ 3 और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 ही वैल्यूज तक हमने रखा था कि 5 वैल्यूज पुट करेगा। तो 1 2 3 4 और 5, पांचवी वैल्यू के बाद उसने प्रोग्राम को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करके बताता हूं कि माइनस में मैं वैल्यू रन करूं, -3 और फिर उसने कहा यूजर देन। अब मैं 2 पुट करता हूं तो वो यू एंटर्ड का दे देता है। मैं अब 0 पुट करूंगा तो वो फिर एंटर द वैल्यू, यानी कि वो मुझे दोबारा भेज रहा है, ठीक है ना। मैं 7 पुट किया, इसी तरह मैं 4 पुट किया और यू एंटर द 4 और प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो गया, यानी कि उसने अपना ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन कर दिया। तो यूं कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। इसकी स्टेटमेंट भी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। Write the program that display the sum of the following series using continue statement, और इसको भी मैं कमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि अब दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने ये वाली सीरीज पुट करनी है, ये वाली सीरीज पुट करनी है और कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम ये वाला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। अब इसका सिर्फ सम लिखना है ना, यानी कि 1 से लेकर 100 तक इनको आपस में सम करना है। और सीरीज क्या है कि एक छोड़ के दूसरा, यानी कि 1 के बाद 2 को छोड़ा इसने, 3 को लिखा, 4 को छोड़ा, 5 को लिखा। तो सिंपली मैं इसको ये कह सकता हूं कि इसने सारी ऑड वैल्यूज का सम किया हुआ है, जो हम ऑलरेडी 2-3 बार करके आ चुके हैं कि सम ऑफ ऑड वैल्यूज इन द सीरीज, जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। लेकिन अब इसमें हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगानी है। और वो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, कि यानी कि वो ऊपर कैसे जाएगा। पिछली बार तो हम ये कर रहे थे कि काउंटर पे जब हम लगा देते तो उसको हम सेव कर लेते थे। लेकिन अगर इसके पास वो वैल्यू आ जाती है, जैसे कि 2 वैल्यू भी इसके पास आनी है, क्योंकि हमने इसको इंक्रीमेंट 1 का देना है। जब मैं 1 का इंक्रीमेंट 1 के बाद दूंगा तो वैल्यू कौन सी आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो फिर लाजमी बात है कि वो 2 को भी सम करेगा साथ, लेकिन हमें 2 की वैल्यू नहीं चाहिए। एक तो इसका हल ये है कि मैं इसको डायरेक्टली 2 का इंक्रीमेंट दूं और 1 से स्टार्ट करूं। लेकिन हमने यूज क्या करवानी है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो उसके लिए अब ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखेंगे जिसमें हम कंडीशन देंगे इसको कि जब 2 आए या 4 आए या इवन वैल्यू आए तो तुम क्या करो कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट डालो और प्रोग्राम को वापस ऊपर भेज दो ताकि वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाए। अब इससे आप लोगों की कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट जो है मोर क्लियर हो जाएगी, जो हम पीछे बात कर रहे थे। तो मैं स्टार्ट करता हूं हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main और मेन की बॉडी। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ आ गई होगी कि हमने सीरीज में इनपुट करवाना है सिर्फ, ठीक है ना। अगर वो इवन नंबर, यानी कि मैंने ऑड का सम करवाना है, सबके ऑड का सम करवाना है, लेकिन अगर मेरे पास इवन नंबर आ जाए तो मैं उसको कैसे स्किप करूंगा। जब हम इवन नंबर पढ़ रहे थे उसके लिए हमने कंडीशन लिखी थी ना। तो मैं यहाँ से फर्स्ट मैं स्टेटमेंट पे जाता हूँ, आपको ये जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने सम लेना है तो मैं एक इंटीजर सम ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि इसने कहा था ना कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो इसके सम, ये सम को वो यानी कि सबको ऐड करके उसका सम लेता हूं। मैंने वो इंटीजर सम ले लिया। अब मैं जाऊंगा फॉर की लूप में। अब मुझे पता है कि फॉर की लूप 1 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक जा रही है,
ठीक है, 1 से स्टार्ट होके 100 तक जा रही है। तो अब मैं फॉर की लूप को इनिशियलाइज करता हूं पहले एक वेरिएबल आई के नाम से, जिसको मैं क्या कर देता हूं, इनिशियलाइज कर देता हूं 1 से। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और मुझे पता है उसने 100 तक जाना है। तो मैं फिर उसको कंडीशन कहां तक की दूंगा, 100 तक की दूंगा ना। आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये उसकी कंडीशन आ गई। और उसमें अब मैंने थर्ड चीज इसकी क्या करनी है, इंक्रीमेंट करना है ना, 1 1 के इंक्रीमेंट से जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस और प्लस, बॉडी में एंटर हो गए फॉर लूप की बॉडी में। अब फर्स्ट थिंग क्या होगी, यानी कि उसने ऐड करवाना है चीजों को। तो पहली कंडीशन, यानी कि फर्स्ट तो मुझे यहाँ से इस सीरीज से समझ आ गई कि उसने क्या चीज करनी है, 2 वाला जो इसके बाद 2 आएगा, यानी कि इवन जितने नंबर्स आएंगे उसने उनको ऐड नहीं करना, उसने सिर्फ ऑड वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इफ की कंडीशन लगा देता हूं, अगर मेरे पास आई परसेंट 0% 2 इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि इवन वैल्यू मेरे पास जितनी भी आए अगर वो 0 आ जाए, ये डबल इक्वल टू, यानी कि उनका रिमाइंडर, यानी कि आई में जो चीज आएगी और उसका रिमाइंडर अगर मेरे पास 0 आ गया, यानी कि आई में कोई भी वैल्यू अगर मैं 2 के साथ लूं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो क्या चीज होगी, वो इवन वैल्यू होगी। ये स्टेटमेंट मुझे बता रही है। क्यों? क्यों, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और साथ मैंने रिमाइंडर ले के भी बताया था कि हम रिमाइंडर लेते कैसे हैं और उसका रिमाइंडर 0 या 1 कैसे आता है। अगर 0 आएगा रिमाइंडर जब हम उसका 2 के साथ लेंगे, तो वो वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास वैल्यू इवन होगी, ठीक है। और अगर उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है तो हमारे पास वो वैल्यू ऑड होगी। तो यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन लगा दी, अगर मेरे पास आई की वैल्यू का रिमाइंडर 0 आ जाए तो तुम क्या करो, उसको कॉन्टिन्यू की स्टेटमेंट दे दो, यानी उसको आगे ले जाओ, ये दोबारा शुरू में ले जाओ। यहाँ से अब आपको सही समझ आ जाएगी कॉन्टिन्यू वैल्यू की। यहाँ से मैं कॉन्टिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमने सम क्या करना था, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है, ये चीज करनी थी। और सम को हम आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द बॉडी डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट द सम ऑफ द सीरीज इज, यहाँ मैं सम को डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट ये क्या करेगा, इसको मैं रन करके बताता हूँ, ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, आई इक्वल्स टू 1 है। जब ये यहाँ पे आया, इसने आई का रिमाइंडर लिया 1 के 2 के साथ, यानी कि 1 का रिमाइंडर इसने लिया 2 के साथ, लेकिन 1 का रिमाइंडर अगर 2 के साथ लो तो उसका आंसर 0 नहीं आता, ठीक है। उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब कि इफ की स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई। तो इसने क्या किया, ये नीचे गया, सम में इसने एक वैल्यू प्लस कर दी 1। सम में कौन सी वैल्यू थी, उसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। यानी पिछले सम में 0 थी, 0 प्लस इसने 1 कर दिया, ठीक हो गया। अब सम में कौन सी वैल्यू है, 1 है। इसने फिर लूप चलाई, ये ऊपर गया, नेक्स्ट वैल्यू आई में कौन सी थी, 2 की वैल्यू थी, ये अंदर आया। इफ की स्टेटमेंट में जब आया, इसने 2 का रिमाइंडर, यानी आई में 2 वैल्यू थी ना, 2 का रिमाइंडर जब इसने 2 के साथ लिया और इसके पास आंसर आ गया 0, तो ये ब्लॉक अंदर गया, इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ये अंदर गया, इसने कंटिन्यू पढ़ा, और ये बजाय इसके कि ये नीचे सम को, सम में वैल्यू को ऐड करे, कंटिन्यू की स्टेटमेंट जब इसने पढ़ी तो ये वापस ऊपर चला गया, और सम में आई में इसने कौन सी आइट्रेशन दे दी, 1 की आइट्रेशन दे दी। और अब वैल्यू कौन सी है, आई में 3 की वैल्यू है। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे आई, 3 का रिमाइंडर जब इसने 2 के साथ लिया तो आंसर 0 नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और इसने क्या किया, अब सम में हमारे पास पिछली वैल्यू कौन सी थी, 1 थी ना, 1 के साथ इसने 3 को प्लस कर दिया, मतलब कि अब न्यू वैल्यू सम में हमारे पास 4 है, ये फिर गया। अब नेक्स्ट वैल्यू आइट्रेशन आई की कौन सी आ रही थी, 4 आ रही थी। सिमिलरली 4 का रिमाइंडर जब फिर इसने 2 के साथ लिया तो वो इसके पास 0 आया, और ये कंटिन्यू होके इस ब्लॉक ऑफ कोड को फिर ऊपर भेज दिया। और आई में इसने कहा कि अब 5 वैल्यू है, 5 का रिमाइंडर
आई के 5 का रिमाइंडर 2 के साथ, फिर 1 आया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, और नीचे फिर इसने 4 के साथ 5 को सम करके 9 वैल्यू कर दिया। सिमिलरली ये लूप चलती रही अंटिल द 100 केम। 100 जब आया तो रिमाइंडर इसने 2 के साथ लिया, तो वो 100 चूंकि इवन वैल्यू, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट 101 आ गई, यहां से ही कंडीशन ही फॉल्स हो गई, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गई, जितनी भी सम की वैल्यू थी वो उसने डिस्प्ले करवा दी। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको कंटिन्यू 1 के नाम से सेव कर देता हूं। ये रन हुई और इसने मुझे सीरीज का आंसर दिया 2500, और यही आंसर इसका आता है। आप किसी भी तरीके से क्रॉस चेक करके देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंटिन्यू का प्रोग्राम, कि हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट को कब और कहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं किसी ऐसी जगह, यानी कि प्रोग्रामिंग में हम जैसे अभी हमने ऊपर सीरीज में यूज किया, तो किसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो हमें नहीं चाहिए हो, यानी कि मैं इसको कंडीशन दे दूं कि ये वाली वैल्यू मुझे नहीं चाहिए और ऐसे कर दूं, तो वहां पे मैं कंटिन्यू की स्टेटमेंट। सिमिलरली ब्रेक की स्टेटमेंट भी जब हमारे पास कोई कंडीशन होगी तो हम लगाएंगे कि अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए तो तुम क्या कर दो, प्रोग्राम को खत्म कर दो, कोई गलती हो जाए। वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम में अपने, जो किस चीज पे है, ब्रेक पे। इसके क्वेश्चन को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंपाइलर पे न्यू फाइल क्रिएट की, क्वेश्चन को इनपुट करवाया, इसको कमेंट में लिख दिया, और इसको मैं एक ही पेज पे ले आता हूँ। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, द प्रोग्राम क्वेश्चन काफी लंबा है। यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक हो गया, ये चीज हमारे पास आ गई। अब वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। सेम प्रोग्राम है जो हमने पिछला किया है, लेकिन क्या उसमें चेंजेस क्या चीजें हैं। उसने कहा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर, यानी कि जो पहला प्रोग्राम हमने किया था, ठीक है, 5 वैल्यूज यूजर से पुट करेगा। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो डिस्प्ले करवाए उसको, एंड द नेक्स्ट नंबर इज इनपुट, और उसके बाद वो नेक्स्ट, and the program executed the loop if the number is 0 or negative using break statement। तो अब वो कहना क्या चाह रहा है पूरे प्रोग्राम में, कि अगर उसके पास नेगेटिव वैल्यू या 0 वैल्यू आ जाए तो प्रोग्राम को एग्जिट कर दो, ये उसने कंडीशन बताई। द प्रोग्राम एग्जिट्स द लूप, प्रोग्राम एग्जिट कर देगा लूप को, इफ द नंबर इज 0 और नेगेटिव, अगर उसके पास नंबर 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो क्या कर देगा, प्रोग्राम को खत्म कर देगा। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, कि वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को वापस ऊपर ले जाए, यानी कि नेक्स्ट नंबर को इनपुट करवाए यूजर से। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। गलती क्यों की है, मतलब इफ अगर उसने 0 या 0 से नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी तो प्रोग्राम को खत्म कर दो, अगली वैल्यू इनपुट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो तब ही हम जब यहाँ पे ये वाली चीज पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा, बताया था कि जब हम ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहे थे तो हमें क्या जरूरत थी, अगर हमने एक ही बार इनपुट करवाना था यूजर से, तो फिर हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। तो ये वो जरूरत थी, ठीक है ना। यहाँ से आपको अब समझ आ जाएगी कि जब हम लूप में, अगर मेरे पास कंडीशन, उसको मैंने ब्रेक को मैंने कंडीशन दे दी, अगर मेरे पास 0 या 0 से लेस आ जाता है, कोई भी वैल्यू यूजर इनपुट कर देता है, तो क्या कर दो, प्रोग्राम को ही खत्म कर दो। तो मैं यहाँ से हैश इंक्लूड लिखता हूँ, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इंट मेन की बॉडी में आ जाएंगे, मेन की बॉडी में आ गए। अब वही चीजें मैं यहाँ पे भी लिखूंगा जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम में लिखी थी फॉर की लूप में, कि फॉर में हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, जिसको मैंने क्या कहा था कि भाई इसको नाम दे दो, एंड कर दो, और उसको आई से इनिशियलाइज कर दो। लेकिन उससे पहले हमने एक दो चीजें की थी, एक वेरिएबल जो हमने यूजर से इनपुट करवाना है तो वो हमने लिखना था ना,
तो पहले मैं यूजर से इनपुट करवा लेता हूँ, ये एक और इंटीजर इनिशियलाइज कर देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ यूजर की वैल्यू, यानी कि यूजर वैल्यू जो हम इनपुट करवाएंगे। अब मैंने यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना है, मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1 से इनिशियलाइज। उसको मैं कंडीशन दे दूं कि भाई आपकी जो लूप है वो कहाँ तक चलनी चाहिए, 5 तक चलनी चाहिए, यानी कि 5 बार चलनी चाहिए, ठीक है। और उसमें हर बार की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 1 की, ठीक हो गया। अब मैं आऊंगा फॉर की लूप में, जहां पे उसने क्या कहा था कि 5 वैल्यू पहले यूजर से इनपुट करवानी है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यूजर से अब एंटर द वैल्यू, यूजर से वैल्यू इनपुट करवा दी, ठीक हो गया। और सी इन हो गया किस चीज में, यूजर वैल्यू में, यानी कि यूजर वैल्यू, ये चीज हो गई। अब क्या है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा। कौन सी कंडीशन, जो इसने यहां की, द प्रोग्राम एग्जिट्स द लूप इफ द नंबर इज जीरो और नेगेटिव, यानी कि अगर नंबर जीरो या नेगेटिव होगा तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट खत्म कर दो। इफ, अब वही कंडीशन में लगा रहा हूं, इफ द वैल्यू यानी कि यूजर वैल्यू, if the user value is less than or equal to 0, अगर वो 0 आ जाए या 0 से कम आ जाए तो क्या कर दो, प्रोग्राम को खत्म कर दो। और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक की स्टेटमेंट दे देता हूं कि अगर वैल्यू 0 से कम आ जाए या 0 आ जाए तो क्या करो, प्रोग्राम को खत्म कर दो। और अगर नहीं आती तो साथ साथ बताते रहो कि तुमने कौन सी वैल्यू इनपुट की, ठीक है। सी आउट यू एंटर, यू एंटर्ड, आपने क्या एंटर किया, यूजर वैल्यू, यूजर की वैल्यू आपने एंटर कर दी और प्रोग्राम खत्म। अब हम इसको रन करके देखेंगे और इसको मैं ब्रेक का नाम दे देता हूं और अब ये इंटर होगा। अब वो मुझसे फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा है, पहले मैं इसमें 5 बार वैल्यूज इनपुट करवा के देखता हूँ, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू मैंने सारी डाल दी और वो साथ बता रहा है कि यू एंटर्ड अ वैल्यू। इसको मैं जरा सा सीधा करूं, यहां से इसको नेक्स्ट लाइन दे देंगे, ये रन हुआ और इसको मैं वैल्यू देता हूँ फर्स्ट, 3, सारी पॉजिटिव वैल्यूज में दे रहा हूँ अब, 3 5 3 5 7। और वैल्यूज कितनी, पहली मैंने 3 दी, फिर 5 दी, 3 दी, फिर 5 दी और फिर 7 दी, सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हुई। इसको मैं रिजल्ट के साथ मैच करवा के देखता हूँ। एंटर द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इनपुट हुई यहाँ पे, उसके बाद यू एंटर्ड, यानी कि जब ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि जब मैंने 3 इनपुट किया तो इसने यहाँ देखा कि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, तो वहां से इफ की स्टेटमेंट खत्म, यानी कि फॉल्स हो गई और इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट यू एंटर्ड द वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। जब तक मैं पॉजिटिव वैल्यूज इनपुट करता रहा तब तक ये इफ की स्टेटमेंट रन नहीं हुई। लेकिन अब हम देखेंगे एक नेगेटिव या 0 की वैल्यू को इनपुट करवा के कि ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ या नहीं। पहले मैं पॉजिटिव कोई वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, यानी कि प्रोग्राम मेरे पास सही चल रहा है। अब मैंने 0 इनपुट किया और मैंने एंटर दबाया तो क्या हुआ, वहीं से प्रोग्राम खत्म हो गया, ब्रेक की स्टेटमेंट लगी। क्यों, क्योंकि ब्रेक की स्टेटमेंट लगी। जब सेकंड वैल्यू मैंने 0 इनपुट की तो यहाँ इफ की स्टेटमेंट में आया 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने ब्रेक लगाई और यहाँ से ये पतली गली से निकल गया, ठीक हो गया। अब इसमें मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देखता हूँ, पहले मैं इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल लेता हूँ और फिर मैं -3 कर देता हूँ, प्रोग्राम फिर उसी तरह खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इफ की स्टेटमेंट ने काम किया और -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो था ना -1, तो ब्रेक इसने लगाई और पतली गली से फिर निकल गया। तो ये थी हमारी ब्रेक की स्टेटमेंट कि हम ब्रेक की स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं कह दूं, मैं किसी को चांस दूं कि भाई गलती नहीं करनी, और अगर गलती करोगे तो ये काम तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, तो इसने वो गलती यहाँ पे डिफाइन की। अगर यूजर -1 या 0 इनपुट करता है तो इसके बाकी जो आइट्रेशन हैं, यानी कि एक ही बार नहीं, यानी कि जो 5 बार आइट्रेशन चलनी है तो वो उतनी बार ना चले,
ठीक है, एक जो उसने हद दी हुई थी वो वहां से नहीं। यानी कि सेकंड नंबर पे मैंने जब i इक्वल्स टू 2 था मेरे पास, तो उसको जब मैंने वैल्यू दी, नेगेटिव वैल्यू दी, तो बाकी की जो आइट्रेशन थी 3 4 5 वाली आइट्रेशन तक जिसने जाना था, तो वो बाकी भी ना चली और इसने प्रोग्राम को वहीं पे खत्म कर दिया। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होम टास्क है, और वो होम टास्क क्या है? इस बार का होम टास्क ऐसा है कि दो कोई भी प्रोग्राम आपकी अपनी मर्जी के ब्रेक स्टेटमेंट के हो या कंटिन्यू स्टेटमेंट के, वो आपने सबमिट करवाने हैं। दो प्रोग्राम्स ब्रेक स्टेटमेंट के और दो प्रोग्राम्स कंटिन्यू स्टेटमेंट के, आपकी मर्जी के। ठीक हो गया। सो दिस वाज for today's lecture number 28 on continuous statements and break statements in for loop C++. Thank you so much.